फिर हमने बात की कि अगर सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस को अरेंज करना है तो सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को अरेंज करवाना भी सर्विस माना जाता है। ठीक है, नाउ अगला कंसेप्ट कंसिडरेशन 2 सबसेक्शन 33। हमने कंसिडरेशन स्टार्ट किया था और हमने बात की कि कंसिडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। ठीक है, जब भी कोई एक्टिविटी हो, एक्टिविटी के साथ कंसिडरेशन होना ही चाहिए। अगर एक्टिविटी के साथ कंसिडरेशन नहीं है तो फिर जीएसटी भी लेवी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा पैरामीटर कंसिडरेशन होना ही चाहिए। मॉनेटरी है तो भी चलेगा, नॉन मॉनेटरी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हुआ तो उसको मनी टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात की थी कि अगर हाँ, जैसे अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नॉट लायबल टू जीएसटी बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोकेसी अवेलेबल नहीं थी जिस समय एक्टिविटी हो रही थी। हमने एग्जाम्पल लिया बिग बॉस की अवार्ड मनी का, दैट इज लायबल टू जीएसटी, क्योंकि एक्टिविटी के समय कंसिडरेशन का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। हमने फ्री ब्रॉडकास्ट की बात की, फ्री ब्रॉडकास्ट एक्टिविटी है लेकिन एक्टिविटी के साथ कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ, हाँ बोलो, पूछो। हाँ हाँ हाँ, दोनों देंगे, अगर दोनों टैक्सेबल पर्सन है तो दोनों 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 देंगे, दोनों देंगे। ऐसा होता है ना, जब आप एक होलसेलर हैं और आप एक फैक्ट्री से माल खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, या तो और मान लीजिए दोनों ने बार्टर सिस्टम किया, तो आपने भी माल बेचा, उन्होंने भी बेचा, दोनों पे करेंगे। हम बात करेंगे, आएगा क्वेश्चन कराऊंगी मैं मॉड्यूल। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक, कुछ और पूछना, पूछो। जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है ना, इसमें नहीं बोलता ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडी, अभी मैंने सब्सिडी के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, पर मैंने वो नोट से भी नहीं पढ़ाया ना, जो भी उस चार्ट में जो कंसेप्ट लिखा है हम उन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, पहले उनको कवर अप करेंगे, फिर आई विल गो टू टेक्स्ट डेफिनेशन जो नोट्स में लिखी हुई है ना। तो अभी उसमें से मैंने जैसे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, नेगेटिव एक्टिविटीज के बारे में बात की, सब्सिडी के बारे में अभी हमने बात नहीं की। पूछो। ठीक है, ओके, चलिए चलिए सवाल, एक क्वेश्चन है, मैं आप कोई क्वेश्चन फ्रेम करके दे रही हूँ, एक सिचुएशन फ्रेम करके दे रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये लाइफलाइन ब्लड डोनेशन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इनका काम क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना, आप जैसी यूथ को बोलना कि आओ और खून दो, ठीक है, हम आपका खून लेंगे। तो और डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस एनजीओ कम्स टू डीसीसी फॉर डोनेशन। ठीक है, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने इस एनजीओ को क्या दिया? डोनेशन दिया, ₹50,000, 50,000 का डोनेशन दिया, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहती है। इनके बीच में और कुछ भी बात नहीं है, मतलब दिस इज द टर्म एंड कंडीशन
ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें चंदा चाहिए, और डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने इनको 50,000 रुपए दे दिए। नाउ क्वेश्चन, वेदर लाइफलाइन इज liable to pay GST on amount received for rupees 50,000 as डोनेशन। ठीक है, क्या लाइफलाइन एनजीओ इस 50,000 रुपए के अमाउंट पर जो उसको रिसीव हुआ है किस फॉर्म में, एज अ डोनेशन, इस अमाउंट के ऊपर क्या ये एनजीओ को जीएसटी पे करने की जरूरत है क्या, या करना पड़ेगा क्या? 50,000 रुपए एनजीओ के हाथ में आए और किस टर्म में, डोनेशन की टर्म में, है ना, डोनेशन की टर्म में आए। ठीक, हाँ, तो आशीष कहते हैं जीएसटी पे करना पड़ेगा। यश, व्हाट इज योर आंसर? नहीं करना पड़ेगा, क्यों? या हाँ दिव्यांशु, करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? मन कह रहा है करना पड़ेगा। तो हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो आपको एक गुड्स के अलावा जो भी कुछ बचा है ना हमारे पास, वो सब सर्विस माने सप्लाई माना जाएगा। इसमें गुड्स नहीं, लेकिन बाकी बची है सर्विस ही होगा। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। सौम्या, हाँ मतलब मैंने तो सवाल पूछ लिया। हाँ। क्या लाइफलाइन एनजीओ को ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जो डोनेशन रिसीव हुई है 50,000 रुपए, उस पे जीएसटी पे करना चाहिए क्या? अभी तो आप कह रहे करना चाहिए। हाँ, आप तो कह रहे हो करना, इन्होंने पलटी नहीं मारी है, नहीं करनी। चंचल कहती है करना चाहिए। मैं आपका नाम स्किप करी हूँ, सौम्या के इधर बगल में। और आप? ओके, या दिशा, व्हाट, क्यों नहीं करना चाहिए दिशा? इट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, विशाल, सॉरी तुषार, ओके तुषार, यस तुषार, करना चाहिए। आप पिछली 2-3 क्लासों में थे? नहीं, भावना बेस्ड जवाब है, वेलफेयर पर्पस के लिए, इसलिए नहीं करना चाहिए। ओके, तो वो थोड़ा पाप पुण्य के वाले कंसेप्ट पे चले जाना चाहिए, भलाई का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मनीष, बस मेरे को जवाब देना है, पड़ोसी को नहीं देना। आप मुझे बोलो। हाँ यस मनीष, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? इसके अलावा सर्विस तो एक्टिविटी होगी ना। अच्छा ठीक है, चलो। कौन बोला ये? हाँ अच्छा, आ गया। तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर A+C है। ओके, व्हाट इज द एक्टिविटी हियर? ओके, करिश्मा, व्हाट्स योर आंसर? अरे हो पहले तो प्रेजेंस बताओ, हो या नहीं हो? yes, हो, ठीक है, चलो। तो हाँ, जीएसटी पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाइफलाइन एनजीओ को इस जीएसटी पे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए करिश्मा? इट डजंट मैटर दैट वो चैरिटेबल ट्रस्ट है या कुछ भी है, उसको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, ओके। कौन बोला? आद्या, यस यस आद्या, क्यों नहीं करना चाहिए आद्या? आपने 5
पैरामीटर्स बताया था टैक्स का, हाँ उसमें था कि कंसिडरेशन होना चाहिए हाँ या फिर avoidance of business, हाँ उसमें tax supply हाँ ओके उस अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो यहाँ I guess ओके ठीक है। देखिए आंसर इज जीएसटी नहीं पे करना चाहिए, लेकिन कारण यस अभी कौन बोला एक्टिविटी नहीं है, पहले बोलते, मैंने पूछा नहीं आपसे। वेरी गुड, देयर इज नो एक्टिविटी अगेंस्ट सच कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये जो 50,000 रुपए लाइफलाइन एनजीओ को रिसीव हुआ है, इस 50,000 रुपए के बदले में क्या एनजीओ डीसीसी के लिए कोई एक्टिविटी कर रही है क्या? आप एक्टिविटी किसके लिए करते हो? मैं किसी और को पढ़ाऊं और आप फीस दोगे मुझे? बोले इतने पागल थोड़ी हम तो। आप हमें पढ़ाओ तो ही हम नहीं देंगे, तो आप दूसरे को पढ़ाओ कैसे देंगे? नहीं, जोक अपार्ट। तो आप कंसिडरेशन जिसको मिल रहा है और जिससे मिल रहा है, एक्टिविटी तो उसी के लिए होनी चाहिए ना, ठीक है। यहां पर सी है लेकिन विदाउट ए, कंसिडरेशन है लेकिन उस कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने बोला, ज्योति मैडम के पास आए और ज्योति मैडम ने बोला तुम बड़े बड़े 2 स्टार लगाओगे ना अगर अपने होर्डिंग पे, जहां पे तुम बोल रहे हो लोगों को कि आओ और हमें खून दो, अगर 2 स्टार हमारे लोगों के लगाओगे तो हम उनको 50,000 रुपए देंगे। नाउ इस 50,000 रुपए के बदले में लाइफलाइन एनजीओ इज ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग। ये वो क्या कर रही है? एडवर्टीजमेंट कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम 50,000 रुपए दे रहे हैं और उसके बदले में वो एनजीओ है, वो हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ एक्टिविटी कर रही है, कुछ भी कर रही है। हमारा लोगो लगा रही है, हमारा रिजल्ट दिखा रही है, हमारा नाम लिख रही है। नाउ ए प्लस सी है, लेकिन इस सिचुएशन में कंसिडरेशन है लेकिन उन कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी नहीं है। तो लाइफलाइन एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज सी विदाउट ए, ठीक है। बट इफ देयर इज सम obligation to be fulfilled by NGO against such donation, then GST is liable by NGO। क्यों? क्योंकि A प्लस सी, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है, ये आप इसी तरीके से नोट कर लीजिए। हाँ कोई भी, अभी अभी हमने बिजनेस शब्द नहीं पढ़ा ना, तो आप ये मान के चलिए जीएसटी पाप पुण्य की भावनाओं से ऊपर उठा हुआ है। आप भलाई कर रहे हो, आप दान कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्मली जब तक डोनेशन के साथ आपको ऑब्लिगेशन शब्द न बता दिया जाए, तब तक हम क्या मानते हैं? डोनेशन इज अ फ्री। फ्री मतलब आप उसके बदले में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी वो होता नहीं है दशहरे होली का चंदा मांगने आते हैं, तो फिर ऐसे थोड़ी बोलेंगे नवीन की मेरी फोटो लगाएगा सबसे ऊपर झंडे के ऊपर, तभी होली का चंदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा बोला इन्होंने तो फिर क्या डाल दिया? ऑब्लिगेशन डाल दी।
यस, एनी डाउट? हाँ, ये लिखना है गोपाल, ये सब लिखना है, यहां तक लिखिए, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। हाँ जी, बोलिए करिश्मा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है जैसे कोई एनजीओ या एनपीओ है, हाँ तो तब उससे किसी से मतलब डोनेशन रिसीव हुआ उससे, हाँ और तो फिर वो एनपीओ वो मतलब उसके कुछ पैम्पलेट्स वगैरह लगा देगी, वगैरह लगा देगी, एज एन एडवर्टीजमेंट तो कर ही देती है। कर देती है, तो उस डोनेशन रिसीव्ड पे उसको जीएसटी देना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग तो लगेगा नहीं जीएसटी। हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर आपने कहीं से पैसा लिया है ना, आपने चैरिटी अमाउंट लिया और आपने बोला हम आपके पैम्पलेट बंटवा देंगे, या हमारे जहां जहां एनजीओ के होर्डिंग लगते हैं हम आपका लोगो लगवा देंगे, एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस इफ यू आर डूइंग, तो जीएसटी देना पड़ेगा एनजीओ को। ये ऑब्लिगेशन तो नहीं देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो फ्री का अमाउंट है, खाओ पियो ऐश करो, मतलब उसमें सामने वाले को सामने वाला आपको किसी तरीके से ऑबलाइज करने को नहीं कह रहा है, आपको उस कंसिडरेशन के बदले में कुछ नहीं करना। सेम जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी के बदले में आप कोई कमिटमेंट नहीं करते कि मैं रोज 2 किलो चीनी, या मम्मी जब भी सब्जी की जरूरत पड़ेगी मैं ला के दूंगा, आप तो बस पॉकेट मनी दिलवा दो। हाँ बोलिए। ओके। आप लिखेंगे तो बता देंगे, लिख लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? डन एवरीवन? डन? इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट किसी तरीके का? ऑनलाइन जो लोग हैं उनको कोई डाउट? ओके ठीक है, चलिए बढ़िया। अब एक अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे इसी में। यूजुअली क्या होता है, हम सेम ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, आपको अगर अमाउंट एज अ डोनेशन मिल रहा है, ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि उस डोनेशन के अगेंस्ट में आपको कुछ करना है या कुछ नहीं करना है। अगर उस डोनेशन के बदले में आपको सामने वाले के लिए कुछ नहीं करना है, जीएसटी नहीं देना है। हाँ बहुत होता है, बिल्कुल बहुत होता है, ठीक, बट ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज अ प्रोविजन ऑफ लॉ, बट यू नीड टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव कि हमारा इसके बदले में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। करते हैं ना लोग, करोड़ों की चैरिटी करते हैं, डिपॉजिट, ठीक। देखिए डिपॉजिट, स्कूल में आपने सुना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक शब्द होता है, ठीक है। वो क्यों लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कूल वाले? हाँ, आप थोड़े हाँ विचित्र प्रकार के एलिमेंट हैं, कुछ तोड़फोड़ फेयरवेल पार्टी में आप अपने पूरे, जितनी बार आपको क्लास से बाहर निकाला गया है या उसकी प्रेस्टेशन निकालने के लिए आपने दीवार में 2-4 छेद कर दिए, 1-2 नल तोड़ दी, और आप कैमरे में कैद हो गए। हाँ, आप सबसे बड़ी बात ये, आप कैमरे में कैद हो गए। अब चंदन थोड़ी जाएंगे यश की शिकायत करने की इसने 2 नल तोड़े हैं डीसीसी के, ठीक है ना, किसी, हाँ अगर आप कैमरे की नजरों में आ गए तो फिर उस नुकसान की भरपाई कहां से होती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट से, है ना। ये स्कूल का एक बहुत बेसिक सिस्टम होता है। और अगर आप बहुत अच्छे, बहुत भोले, बहुत मासूम प्यारे बच्चे थे, तो फिर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाता है, ऐसा ही होता है।
ठीक है। तो जब भी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं, गोपाल आप, अच्छा गोपाल आप एक बार ये डाउट आप ना प्लीज चैट में मत टाइप किया कीजिए, वो स्किप हो जाता है मेरे से। मैं चैट बॉक्स नहीं खुला रखती हूँ, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप बोलिए, मुझसे बात करिए, इस बहाने में आपकी आवाज भी सुन लूंगी। ऐसा होता है ना, एक किसी नंबर से अगर आपको बहुत बार कॉल आ जाए तो फिर आप आवाज से किसी को पहचानने लग जाते, ऐसा होता है ना। हाँ, तो आप लोग दूर बैठे, मैं आपका फेस नहीं देख रही हूं, पर आपकी आवाज से आई एम एबल टू आइडेंटिफाई यू। इनका सवाल है, गोपाल का सवाल है कि नीरज चोपड़ा, ठीक है, अ मैन विद गोल्डन आर्म्स, उनको बहुत सारा पैसा मिला, अभी बहुत सारा पैसा मिला, ठीक है, क्या उस पैसे पे नीरज चोपड़ा जीएसटी देंगे क्या? ठीक है, सेम अगर वो किसी ब्रांड को एम्बेसडर कर रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं कि अच्छा मैं तो पूमा का ऐड करूंगा, या मैं तो, आज वो आए नहीं हमारे पूमा वाले छुट्टी में, आयुष, आयुष, हाँ हाँ, बोले मैं आपका ऐड करूंगा, मैं नाइके के शूज पहनूंगा, मैं कोक हाथ में लेके ऐड करूंगा, वॉट एवर इट इज। अगर उस पैसे के बदले में गोपाल अगर वो कुछ एक्टिविटी करके दे रहे हैं तो इट इज अ कंसिडरेशन विद एक्टिविटी। अदरवाइज प्राइज मनी पे जीएसटी क्यों लगेगा? मतलब मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट उनसे खुश हो जाती है, हरियाणा गवर्नमेंट बहुत खुश हो जाती है, बोलो ये लो 5 करोड़ रुपए, तुमने क्या किया? हरियाणा गवर्नमेंट का नाम रोशन किया। उस पैसे के बदले में वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। इनकम टैक्स यहां नहीं सोचेंगे, इनकम टैक्स जो देना है वो देना है, हाँ वो ये दोनों सौतेले भाई हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। गोपाल अभी यू आर कन्विंस्ड, और कोई डाउट है आपका? ओके, इंडिया को क्या ऐसा कुछ कमिटमेंट था कि आप अगर, होता है अगर आप वहां पर खेलेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक्स में, और इसके बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे, ये यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि उनको वो जीत के आए और उसके बाद बहुत लोगों ने खुश होकर उनको प्राइज मनी दी, हाँ उस पे लगेगा या नहीं लगेगा? उस प्राइज मनी के बदले में आप कुछ काम कर रहे हो, आप किसी का ऐड कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो बदले में तो जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल, एक्टिविटी विद कंसिडरेशन, ठीक है। डिपॉजिट दो तरीके का, एक होता है रिफंडेबल, एक होता है नॉन। हाँ बोली मोनिका। तो नीरज चोपड़ा वाला एग्जाम्पल वापस समझाओ ना, नेटवर्क। अच्छा, नहीं, नीरज चोपड़ा के एग्जाम्पल में बस बात इतनी ही थी कि नीरज चोपड़ा को जो प्राइज मनी मिली है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर नीरज चोपड़ा उस प्राइज मनी के बदले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो, और अगर वो किसी प्राइज मनी के बदले में किसी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, कहीं ऐड करते हैं, तो फिर जीएसटी लगेगा। बिल्कुल सेम बात है, आपको कोई भी पैसा मिले और बदले में आप एक्टिविटी करें तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं डिपॉजिट, दो तरीके के डिपॉजिट, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल डिपॉजिट का बहुत यूजुअल एग्जांपल सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ मोनिका बोलो। मिस यूनिवर्स है वरना, तो उसको जो भी प्राइज मनी मिली है वो तो जीएसटी के लायक। देखो, अगर उनको ऐसा बोला गया था कि आप मिस यूनिवर्स पेजेंट में पार्टिसिपेट करने जाइए, केवल आप वहां पे पार्टिसिपेट करिए, आप वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करिए, इसके लिए आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो जिस समय उनको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके बदले में उन्होंने एक्टिविटी की या नहीं की ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक्टिविटी प्लस कंसिडरेशन है। अगर पैसा मिलते समय आपको ये पता है कि ये पैसा मेरे को इस काम के बदले में मिल रहा है तो जीएसटी लगेगा। कुछ और डाउट है मोनिका?
कैसे मिलेगा ना, खुद तो लायबल होगा। ठीक है, अच्छा चलिए सुनिए मिलेगा सुनिए सुनिए। डीसीसी बहुत खुश है कि हरनाज संधू जो है वो मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत के आई। ठीक है, अब उन्होंने करोड़ों रुपए तो नहीं दे सकते, हमने उन्हें 50,000 का चेक दिया। उस 50,000 के बदले में वो हमारे लिए कुछ कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो उस 50,000 रुपए पे जीएसटी लगना चाहिए क्या मोनिका? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस पैसे के बदले में उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की। देखिए, प्राइज मनी बहुत तरीके की होती है। प्राइज मनी इन सेंस कि अगर पहले से कमिटमेंट है कि आप ये काम करो आपको पैसा मिलेगा, तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि कंसिडरेशन के बदले में एक्टिविटी है। पर अगर कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने दे दिया पैसा, आपको पता भी नहीं था मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो फिर जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। सिंपल फॉर्मूला, आप हमेशा किसी भी, जब आपको कोई पैसा मिल रहा है तो आप A+C का कंसेप्ट लगा के देखें कि क्या उस कंसीडरेशन के बदले में एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है मोनिका, अब आप बताइए, हरनाज संधू को जो प्राइज मनी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, क्या उन्होंने पहले से कमिट किया था कि आप मिस यूनिवर्स में जाओ और पैसा मिलेगा? मुझे और आपको नहीं पता क्या कमिटमेंट था। अगर कमिटमेंट था तो जीएसटी लगेगा, अगर कमिटमेंट नहीं था तो जीएसटी नहीं लगेगा। डिपेंड करता है दो लोगों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी है। ठीक है, ऑन दी फैक्ट्स। और कोई डाउट है मोनिका? ठीक है, चलो नेटवर्क आ रहा है। डिपॉजिट दो तरीके का, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल डिपॉजिट का सबसे आसान यूजुअल एग्जांपल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक ये डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड और ये बबलू। डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड लैंडलॉर्ड और बबलू टेनेंट, और दोनों के बीच में हुआ है रेंट एग्रीमेंट। ये जो रेंट एग्रीमेंट में भी आपने सुना होगा होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। 1 महीने का आपको रेंट इज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। किस नेचर का होता है? रिफंडेबल, रिफंडेबल। हाँ, या तो एडजस्ट करेंगे, मान के चलते हैं कि रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये कैसा है? रिफंडेबल है, रिफंडेबल नेचर का है। रिफंडेबल यानी आप जब जगह छोड़ के जाएंगे तो ये वापस दे दिया जाएगा। ठीक, नाउ बबलू ने डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड को क्या दिया? सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे नेचर का है? रिफंडेबल। ठीक है, डीसीसी हो गया सप्लायर ऑफ सर्विस और बबलू हो गए रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ये रिफंडेबल डिपॉजिट क्या डीसीसी की पॉकेट में रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला है ना। यानी ये पैसा कैसा है? जो वापस चला जाएगा। क्या मानू, डीसीसी ने ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ कंसीडरेशन रिसीव किया क्या? कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे कंसीडरेशन? ये पैसा ऐसा है जो डीसीसी लेगा और वापस दे देगा। ठीक है, तो जो भी रिफंडेबल डिपॉजिट होते हैं नॉट लायबल टू जीएसटी। कारण, हाँ, पैसा आपके पास रहता ही नहीं है। रिफंडेबल डिपॉजिट नॉट इज इक्वल्स टू कंसीडरेशन। जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि रिफंडेबल डिपॉजिट को जीएसटी लॉ कंसीडरेशन मानता ही नहीं है। वो पैसा तो आपके पास आया और आपसे चला गया। इतना लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट दो तरीके के, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल।
कुछ डाउट है किसी को? मैम हाँ जी बोलिए। ये जो डिपॉजिट लेते हैं तो ये मतलब हम शो करते हैं कि हमने ना रेंट के साथ में ना बिल्कुल। डिपॉजिट भी लिया है। हाँ, रेंट एग्रीमेंट में ही लिखा होता है, रेंट एग्रीमेंट में ही लिखा होता है कि इतना अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और इवन जब आप अपने फाइनेंशियल्स बनाएंगे, जब आपने बैलेंस शीट P&L बनाएंगे, तो वहां पर भी ये जो पैसा है ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से ही शो होगा कि इतना रुपया आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसा पैसा है जो आपका है ही नहीं, वो तो अमानत है और आपको वापस देनी है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी कंसीडरेशन नहीं होता। शर्त कैसा होना चाहिए? रिफंडेबल नेचर का। बिल्कुल लगता है, उस पे तो लगेगा। वो तो कल आए थे आप, कल केबीसी वाले बिग बॉस के, वहां पे तो पहले से कमिटमेंट होता है, आप केबीसी में जाओ, पार्टिसिपेट करो, आपको पैसा मिलेगा, है ना। और प्राइज मनी पे भी लगेगा, प्राइज मनी भी जीएसटी के दायरे में आएगी वहां पे, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया, प्राइज मनी जीती, ये पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोकेसी थी। आप हॉट सीट पे बैठेंगे, पैसा जीत के आएंगे, तो आपको कुछ मतलब एक्टिविटी करी और एक्टिविटी के बदले में। अच्छा, अभी ये बबलू थोड़े उत्पाती प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्या किया? हाँ, डीसीसी में 2 नल तोड़ दी और ये किस में आ गए? कैमरे की नजरों में। अब क्या किया? इफ क्या करे, पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे उन्हें? नहीं, एडजस्ट। क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। इफ एनी अमाउंट of such security deposit is adjusted as per terms and conditions, तो फिर क्या होगा? हाँ, then amount of deposit adjusted को क्या मान लेंगे? कंसिडरेशन। हम पूरे के पूरे रिफंडेबल डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो अमानत थी, आपने लिया और वापस दिया। बट अगर उस रिफंडेबल डिपॉजिट में से आपने कोई अमाउंट एडजस्ट किया, तो जितना अमाउंट एडजस्ट हुआ उसे क्या मान लेंगे? कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन मानते ही क्या लग जाएगा? लाइबल फॉर जीएसटी। हाँ जी बोले। हम फिर वो जितना एडजस्ट हुआ उतने पे तो हाँ, उतने पे ही लगेगा भावना, बिल्कुल उतने पे ही लगेगा। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ, नहीं नहीं, दोनों डिफरेंट एक्टिविटी है, ठीक है, दोनों डिफरेंट एक्टिविटी है। आप ये देखिए, हमेशा सप्लाई के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन होने के लिए 2 पार्टीज होती है ना। मान लीजिए डीसीसी और आप, है ना। आपने क्या किया? इस एसी में 2-4 पेन घुसा दिए और ये एसी हो गया खराब, ठीक है।
तो हमने जब आप डीसीसी में आए थे, हमने आपसे 5,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट और बोला था कि आप अपना कार्यकाल अगर शांति से पूरा करके जाएंगे तो जाते समय हम आपको ये 5,000 रुपए वापस दे देंगे। ठीक है ना, ये पहले से अपने में बात हो चुकी थी। अभी आपने क्या किया, में 4 पेन डाल दी और तुषार ने आपकी शिकायत कर दी ज्योति मैडम से। ठीक है, तो जब आप अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट हमसे वापस लेने आए, डीसीसी से वापस लेने आए, तो ज्योति मैडम ने बोल दिया कि तुषार ने कहा है कि आपका नाम भूल गई, हरीश। अच्छा, आप हरीश हो, तो फिर ये निशान थे। ओके, तो हरीश ने 4 पेन डाल दिए एसी में और इसके कारण सर अपना नुकसान हो गया। अब हमने एसी किससे खरीदा था, हमने उसे जीएसटी दिया था या नहीं दिया था, इस बात से डीसीसी और हरीश का कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडरेशन रिसीव कर रहे हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं ना 5,000 रुपए। डीसीसी के अकाउंट में वो 5,000 रुपए क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की। हाँ, दोनों चीजें अलग अलग हो गई, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। हाँ, लगेगा। आप ऐसा मत बोलिए उस जीएसटी पे जीएसटी लगेगा, नहीं, ऑल टुगेदर उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि उस जीएसटी पे जीएसटी लगा या नहीं लगा। बात यहां पे यह है कि हम आपसे, डीसीसी आपसे पैसा रिसीव कर रहा है क्योंकि आपने हमारा एसी खराब किया, तो दिस इज अ एक्टिविटी जो आपने की, उस एक्टिविटी के बदले में कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वन। हमने जो डिपॉजिट किया उस पे अगर इंटरेस्ट अर्न करेंगी, इंटरेस्ट कौन सा? इन केस अगर ये महीने के लिए आपने 5,000 रुपीज रखा और फिर आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया और फिर उससे इंटरेस्ट आया, वैसे अच्छा, मतलब इट्स अ गुड बिजनेस आइडिया कि डिपॉजिट लिया जाए, फिर उसे बैंक में डाल दिया जाए, फिर उससे ब्याज कमाया जाए। आद्या, इंटरेस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, इंटरेस्ट जीएसटी के दायरे से बाहर होता है, तो इंटरेस्ट का कोई फंडा आता ही नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ बोले करिश्मा। अगर ना विदाउट एनी एक्टिविटी और वो डिपॉजिट का अमाउंट पूरा वापस करे ही ना, तो अभी आते हैं, अगला केस देखो। मान लीजिए ये सलमान खान को सब जानते हैं, सब जानते हैं। सलमान खान की शादी कब होगी आपको पता है? भगवान को भी नहीं पता, उनको खुद को भी नहीं पता। ठीक है, अब देखो, ये होटल ताज मुंबई, ठीक है, होटल ताज मुंबई में, होटल ताज मुंबई को सलमान खान ने बुक किया हुआ है। ठीक है, क्यों बुक किया हुआ है? शादी के लिए, मतलब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि 25 दिसंबर 2021 को सलमान खान और कटरीना कैफ की शादी होने वाली है, इसके लिए पूरा मुंबई ताज उन्होंने बुक किया। अरे कोई बात नहीं, ऐसे मतलब आप भावुक हो जाते हो ऐसे, हमें पता आप सलमान खान के फैन हो, पर ठीक। तो सलमान खान ने होटल ताज को, क्योंकि होटल ताज को सलमान खान की इस मामले में क्रेडिबिलिटी पे भरोसा नहीं है, बोले इनके साथ कभी भी गुगली हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो होटल ताज मुंबई ने सलमान खान से 1 करोड़ रुपए क्या लिया? डिपॉजिट। होटल कब के लिए बुक हुआ है? 25 दिसंबर 2021 के लिए, और 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट लिया है। दैट इज कॉल्ड नॉन रिफंडेबल, दैट इज कॉल्ड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। यानी अगर एंड टाइम पर, बिकॉज होटल ताज है और छुट्टियों का टाइम है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, अगर एंड टाइम पर बुकिंग कैंसिल हुई तो ये 1 करोड़ रुपए होटल ताज क्या कर लेगा?
जब्त कर लेगा, फोरफिट कर लेगा। ठीक है, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, पहले से ये टर्म एंड कंडीशन है। नाउ हुआ क्या कि इसी से 15 दिन पहले खबर आ गई कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हो गई। बड़े गुपचुप तरीके से राजस्थान में दोनों की शादी हो गई और न्यूज़पेपर्स, मीडिया ने फिर फोटोज पब्लिश कर दी। अब क्या होगा इस केस में? ये जो बस आप भावुक नहीं होंगे ज्यादा, है ना? ठीक। नॉन रिफंडेबल जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है सबको मिलता है। ठीक है, देने वाला कौन है? भगवान। हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ये क्या हो जाएगा? फोरफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर फोरफिट हो गया, ठीक है, तो फिर लायबल टू जीएसटी। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई? चलिए, तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट अगर फोरफिट हुआ तो फिर जीएसटी के लिए लाइबल होगा। बट मान लीजिए कि होटल ताज मुंबई को सिंपैथी क्रिएट हो जाती है सलमान खान के साथ कि इनके लिए बहुत दुख की घड़ी है और हमें इनके साथ रहना चाहिए, और ये जो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट था वो क्या कर दिया जाता है? रिफंड। बोले ले लो तुम, तो हम तुम्हारे दुख में साथ हैं, ठीक है, दोबारा बुक कर लेना जब अगली बार कोई प्रोग्राम बने, कोई खास बात नहीं है। अगर ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट वापस कर दिया जाए तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। तो मुद्दे की बात ये, वन लाइन क्रक्स ये कि अगर डिपॉजिट रिफंडेबल है तो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, अगर डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है तो जीएसटी के दायरे में आएगा। हाँ, ठीक है, और अगर एडजस्ट हो जाए तो भी आएगा। ओके, ये लिख लीजिए, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। यानी विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी का सबसे बड़ा असर किस पे पड़ा? सलमान खान पे पड़ा। डन, लिख लिया सबने? अरे तुषार, कहाँ चले गए थे आप 2 दिन? हो गए दर्शन बढ़िया से? क्या? अब पड़ेगा क्या? उसने तो कुछ नहीं पूछा। मनीष का, हाँ, मनीष का ध्यान नहीं भटकता है, मनीष तो पढ़ता रहता है क्लास में। चलो चलो, ठीक है, ओके, लिख लिया। कंसिडरेशन देखिए, अब नोट्स पे एक टेबल बनी हुई है, पेज नंबर 11। हाँ, पेज नंबर 11। कंसिडरेशन के लिए लिखा है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। इस बात का मतलब हमने पढ़ लिया, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, है ना? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक है, डिपॉजिट, अगली बात क्या लिखी है? डिपॉजिट को पेमेंट कब माना जाएगा? व्हेन सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन। डिपॉजिट को कंसिडरेशन कब मानेंगे? जब उसे जब्त कर लिया जाए या एडजस्ट कर लिया जाए। मतलब कैसा वाला डिपॉजिट हो? नॉन रिफंडेबल और फोरफिटेड।
ठीक है, और फोरफिटेड। इतनी बात क्लियर? लिखा है कंसिडरेशन बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। मतलब ध्रुव कोचिंग क्लासेस ने क्लासेस दी यश को, लेकिन यश और दिव्यांशु इतने अच्छे दोस्त हैं कि दिव्यांशु ने आके बोला कि इंटर की फीस इसकी मैं दूंगा, ये नहीं दे सकता, आप इससे लेंगे ही नहीं, मैं दूंगा। हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं। वी हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज, कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। अब दुकान पे समोसे खाते हैं, समोसे वाले भैया को क्या फर्क पड़ता है पैसे चमन दे, यश दे, मनीष दे, चंदन दे। नहीं तो चमन किसी का तो नाम होता होगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन, अरे पता है आपको जीएसटी में अगर नेगेटिव नंबर आते हैं तो कितने आते हैं? बताती हूँ आपको, अच्छा लगेगा सुन के। 21, 22, 23, 25, हाँ, फिर 39 पे जो जाते हैं उनको बहुत दुख होता है ना। तो जोक सुनाना मेरा काम है, आपका काम क्या है? सुनना, थोड़ा सा हंसना और कंसेप्ट पे फोकस रखना। ठीक, वही काम आने वाला है, न चंदन काम आएंगे न चमन काम आएंगे, ठीक है। तो फोकस ऑन दी कंसेप्ट, खुद का भी ध्यान मत भटकाइए और पड़ोसी का भी नहीं। तो कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय, कंसिडरेशन टू बी पेड बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। मुद्दे की बात, सप्लायर को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, चाहे रिसिपिएंट दे या कोई और पर्सन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, नेक्स्ट वन, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब नॉट टू डू समथिंग, हाँ, कुछ करना भी कुछ ना करना भी। फोरबियरेंस मतलब होता है मना करना, फोरबियरेंस होता है मना करना। मैंने आपको बोला आप ये काम नहीं करोगे, इसके बदले में पैसा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आप कॉस्ट ऑडिट में बिड नहीं करोगे, इसके बदले में, ठीक है। और इसको कर देंगे होल्ड, कहां पढ़ेंगे? वैल्यूएशन में, ओके। उसी पे, हाँ उसी पे, हाँ वही वही। आप देखो ना मैंने क्या शब्द यूज किया है, और मतलब अगर डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है तो जीएसटी के दायरे में आएगा, अगर रिफंडेबल है तो फिर कब लगेगा? फोरफिट हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसे लिखा है नॉन रिफंडेबल और फोरफिटेड, ठीक है। तो दिस वाज दी कंसिडरेशन थिंग, और हमेशा ध्यान रखिएगा A+C होना ही चाहिए। एक्टिविटी के साथ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी होनी ही चाहिए। सब्सिडी वाला कंसेप्ट हम वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहां नहीं पढ़ेंगे, इसको होल्ड कर देंगे। कोई डाउट किसी को भी? कंसिडरेशन लिखने को आएगा ही नहीं, और अगर कंसिडरेशन लिखने को आएगा तो नहीं, ऐसे क्यों लिखोगे? कंसिडरेशन इज अ पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई, सेकंड बुलेट डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड, ऐसा, ठीक है। आप मॉड्यूल जब देखोगे, स्टडी मटेरियल देखोगे, तो स्टडी मटेरियल में आपको पैरा फॉर्म में ये चीज मिल जाएगी, है ना। चलिए, तीसरा पैरामीटर हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई किसकी? गुड्स की या सर्विस की या दोनों की, ठीक है। दूसरा पैरामीटर, सप्लाई के बदले में कंसिडरेशन होना ही चाहिए। तीसरा पैरामीटर, सप्लाई इन कोर्स और
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब सप्लाई का मोटिव कमर्शियल, सप्लाई का कमर्शियल मोटिव होना चाहिए, या फिर आप उस सप्लाई से कुछ कमाएं, कम कमाएं ज्यादा कमाएं, आप 10% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें या 80% पे करें, वॉट एवर इट इज, जीएसटी को आपके फायदे नुकसान से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, तो बिजनेस को इन्होंने डिफाइन किया और बिजनेस के लिए इन्होंने ए से लेके आई तक एक्टिविटीज बोली, बोला इनमें से कुछ भी हो तो उसको क्या मानना, बिजनेस। हम हमारे समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और आप देखिए पेज नंबर 12 पे ABCD है ना, इसके आगे लिख लीजिए नॉर्मल एक्टिविटी। क्या लिखेंगे, नॉर्मल एक्टिविटी। और E से लेके F में लिख दो स्पेशल एक्टिविटी। A से लेके D तक नॉर्मल एक्टिविटी और E से लेके I तक स्पेशल एक्टिविटी। इसको क्या हो गया, ठीक है, आप लोगों को ब्रेक चाहिए अभी? अभी क्या बताया आपने? हाँ ओके, मैंने कुछ नहीं बताया अभी। मैंने देखो बिजनेस, आप पेज नंबर 12 खोलो आद्या, पेज नंबर 12 पे ABCD के आगे आप नॉर्मल एक्टिविटी लिख लीजिए और E से लेके I तक जो है उसके आगे स्पेशल एक्टिविटी लिख लीजिए। ठीक है, अभी 1:16 हो रहे हैं, है ना, हम 1:20 पे क्लास को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, अभी शुरू करेंगे स्पेशल नॉर्मल एक्टिविटी कैसे, अभी यही बात करेंगे। आप जयपुर से हो कृष्णा? कहां से? हाँ मैं जानती हूँ भरतपुर, नरवई, नदबई, अच्छा ओके, वहां से हो आप प्रॉपर, ओके। अब संक्रांत तक इसी पतंग को उड़ाओगे? एक से क्या होगा, पतंग वतंग उड़ाते हैं आप लोग खूब? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेट क्या हुआ? पतंग मिल गई, पतंग मिल गई, बहुत खुशी की बात है, आज दिन बहुत अच्छा है, भगवान से कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। हर बात बताने की नहीं होती है ना चंदन, हर बात थोड़ी बताने की होती है। जो बाहर रह गए वो अंदर आएंगे, आ गए। हाँ जी बोलें।
मेरे डाउट था, जैसे बहुत सारी जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करवाते और हम वहाँ पर नुकसान कर देते हैं, तो जो पेनल्टी बनती है उस पर भी GST बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के अकॉर्डिंग होती है, लगेगा, लगेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है फिर भी आप पेनल्टी की तरह कुछ ले रहे हो तो भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी तो होती है ना, कि आपने अगर कुछ ऐसा किया तो ये पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस। तीसरा पैरामीटर, सप्लाई गुड्स की या सर्विस की अगेंस्ट कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। ये बिजनेस का पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी लॉ में, क्योंकि अगर कोई काम आप बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। ठीक, अभी जैसे मान लीजिए ये नवीन बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, बहुत मधुर, बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है, अरिजीत सिंह को भी मात करते हैं, ठीक, और अपने घर में ये 1 घंटा शाम को गाना सिखाते हैं, पैसा भी मिल रहा है, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, बट इट इज नॉट हिज बिजनेस। अब कैसे डिसाइड करें कि बिजनेस है या नहीं है? तो एक बात मान के चलिए कि ये तो हमेशा क्या कहेंगे, मान लो इनके पास भीड़ लगी हुई है स्टूडेंट्स की, एक जाता है एक आता है, फुर्सत नहीं है इनको, और ये कहते हैं मैं कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा हूं, ये तो ऐसे ही कोई घर में आ जाता है तो बस 2-4 गाने गा देता हूं, थोड़ा बहुत सिखा देता हूं। तो हमेशा कमाने वाला व्यक्ति अगर जीएसटी से बचना चाहता है तो वो तो क्या बोलेगा, मेरा बिजनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग्स ऐसा प्रूव करती है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, नाउ बिजनेस का दिल बहुत बड़ा है और जो बिजनेस की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बोलती है बिजनेस में क्या क्या शामिल है। क्या क्या शामिल है? ट्रेड, ट्रेड समझते हैं, ट्रेड कॉमर्स, खरीदना और बेचना। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप रिपेयर वगैरह करते हैं, कोई भी सर्विस, कोई प्रोफेशन। वोकेशन, वोकेशन समझते हैं? वोकेशन देखो 2 टर्म होती है, बताती हूँ आपको, एक होती है आईआईटी, ठीक है, और एक होती है आईटीआई। जो आईआईटी नहीं करते वो आईटीआई कर लेते हैं, दोनों बहुत टेक्निकली साउंड होते हैं, तो जो आईआईटी नहीं करते वो आईटीआई। आईटीआई इन सेंस एक ऐसी वोकेशनल स्किल, इट में बी वो कारपेंटर हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, दिस इज वोकेशन। ठीक है, एम्प्लॉयबल कोर्सेज होते हैं इस तरीके के, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। एडवेंचर, एडवेंचर समझते हैं? हाँ, आपने वो सर्कस कितने लोग गए हैं, सर्कस कितने लोगों ने देखा है? मैंने भी देखा है बचपन में। ठीक है, हाँ सर्कस सब जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं गए होते हैं। सर्कस में एक मौत का कुआं होता है मौत का कुआं, ठीक है, वो ऐसा मोटर, दैट पर्सन इज डूइंग सम एक्टिविटी, आप उसे एडवेंचर कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो व्यक्ति एडवेंचर से पैसा कमा रहा है, ठीक है, दिस इज एडवेंचर। तो आप कोई एडवेंचर करके पैसा कमाते हैं, वो भी आपका बिजनेस है। वेजर, वो सट्टा, लीगल गैम्बलिंग, लीगल गैम्बलिंग ये भी क्या है? बिजनेस। लीगल ऐसा वो इलीगल नहीं, लीगल गैम्बलिंग, ठीक है, आप करते हैं, वो भी बिजनेस है, उस पे भी जीएसटी लगता है। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, जीएसटी लॉ आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि आप ट्रेड नहीं करते, उसे कॉमर्स नहीं कहते, प्रोफेशन नहीं कहते, वेजर नहीं कहते, एडवेंचर नहीं कहते, आप ऐसा कोई काम करते हो जो इन सब शब्दों से परे है, लेकिन अगर काम करके पैसा कमाते हो तो वो बिजनेस है। वेदर और नॉट इट इज फॉर प्रिक्यूनरी बेनिफिट, इसका मतलब पंडिताई करते हो, पंडिताई समझते हैं? हाँ, दैट इज दी बेस्ट प्रोफेशन है किसी के घर में है? हाँ, मतलब होता है ना फैमिली में कोई करते हैं, दादाजी, नाना जी, चाचा, हाँ नहीं, दैट इज
वेदर इट इज फॉर प्रिक्यूनरी बेनिफिट और नॉट, मतलब पंडित जी होते हैं ना, कुछ रिलीजियस सेरेमनी कराते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए तुषार वैष्णो देवी जाके आए, अब ये तब से माता रानी के भक्त हो गए, बोले मैं एक जगराता कराऊंगा, तुम सबको बुलाऊंगा और प्रसाद में समोसे और लड्डू मिलेंगे, ठीक। हाँ, जय माता दी। अब जगराता करने के लिए इन्होंने एक पंडित जी को बुलाया जो भजन गाते हैं, जगराता करते हैं। वो क्या बोलेंगे, मैं बिजनेस कर रहा हूं, आई एम अ कमर्शियल पर्सन और मैं जगराते करवाता हूं? नहीं, वो बोलेंगे हम तो माता रानी के भक्त हैं, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत जो आपको दक्षिणा देनी हो तुषार भैया वो दे देना। बट दैट पर्सन इज डूइंग बिजनेस। वेद बोल के रहेंगे, अपनी बात बोले जा रहे हैं। एंगल ठीक करो, अपना अलाइनमेंट ठीक करो, सीधे बैठो। कुछ नहीं बोलना यश के कान में। क्या होता है, ये क्लास में बैठे बैठे हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब दिल की बात इसी समय पे, इसी मोमेंट पे दूसरे के कान में डालनी है, चाहे सौम्या को देख लो या चंदन को देख लो, नहीं तो अर्थक्वेक आ जाएगा अगर इसी समय आपने पड़ोसी के कान में अपनी बात, कंसेप्ट चला जाए, चाहे 40 और 39 की लड़ाई हो जाए एग्जाम में, लेकिन बात तो पड़ोसी के कान में अभी बोलेंगे और कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। ये है ना, ये सब दोस्ती, ये सब यही छूट जानी है। अपनी मार्कशीट, अपना रिजल्ट, अपनी नौकरी, यही काम आएगी जब आप फेसबुक पे, इंस्टा पे अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करेंगे, स्टोरी डालेंगे। तो अच्छे भविष्य को देखते हुए सहेलियों वाली बातें हैं। हाँ, तो हम आ जाते हैं, तुषार के घर में जगराता हो रहा है, पंडित जी आए, बोले जो मर्जी दे देना, मैं कोई बिजनेस थोड़ी करने आया हूं यहाँ, तो हम तो माता रानी के भक्त हैं, जीएसटी लॉ इन सबसे ऊपर है। बोलता है वेदर इट इज नॉट फॉर प्रिक्यूनरी बेनिफिट और नॉट, आप कोई महत्वपूर्ण लाभ उससे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज डूइंग बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो पंडित जी भी क्या करते हैं, बिजनेस। महत्वपूर्ण मतलब मटेरियल, इंपॉर्टेंट। जैसे वो बोलते हैं कि मैं आपसे मैं मतलब मान लीजिए पंडित जी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, बोले मैं, उनकी आवाज अनुराधा पौडवाल के जैसे है, गुलशन कुमार के जैसे है, जया किशोरी जी के जैसे, लेकिन आप उनको कोई करोड़ों रुपए थोड़ी दोगे। इन्होंने बोला एक रात के 20,000 रुपए, आप आओ जगराता करो, 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है, 20,000 रुपए दूंगा। ही इज नॉट अर्निंग दैट मच अमाउंट, लेकिन फिर भी जीएसटी लॉ कहता है यू आर डूइंग बिजनेस। आप ऐसा कोई भी काम करो जो इन शब्दों में ना आए, दैट इज बिजनेस, ओके। नेक्स्ट वन, तुषार का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर कुछ भी सोच लेता है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए अबव, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू, पता है हाँ मैं बोल रही हूं, क्या है ना कि ये क्लास में अगर आप मेरे अलावा आपस में जोक करेंगे तो फिर मुझे डिस्टरबेंस होता है। बचपन में आपने सुना सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसी चीज होती थी, किसी के स्कूल में होती थी, आजकल तो ट्रेंड नहीं है। हाँ, रोल नंबर वाइज बिठा देते थे, दोस्तों के पास नहीं बैठने देते थे, ठीक है, नहीं हुआ। आप क्लास में कभी डिस्टर्ब करते ही नहीं हो तो आपके साथ हो भी नहीं सकता। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स का अगर आप चाहते हो कि आप उस सिटिंग अरेंजमेंट के साथ बैठ सकते हो, ठीक है, तो फिर ओके, अदरवाइज शांति को बनाए रखें। सभी के लिए कह रही हूं, जो बहुत सहेलियों वाली बातें करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, है ना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक। तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दूं, दैट इज इजी वन, और या फिर वो सक्सेना जी को बोल दूं कि यहाँ पे गेट खोल के रखें, 1 बाय 1 आप ज्योति मैडम के पास जाके थोड़ी सी गपशप कर लें, तो क्लास तो नहीं डिस्टर्ब होगी एटलीस्ट। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, हाँ जी बोलिए, करिश्मा बोलो।
मैम इसी पिक्यूलियरी बेनिफिट्स के अंदर अगर जो पंडित है ना सेलिब्रिटीज की शादी करवाता है, उनको तो बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। हाँ बिल्कुल, तो वो भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है। उनको भी शो करना पड़ता है क्या? बिल्कुल, देखिए अगर आप कुछ शो ही नहीं करते, आपका कोई नामो निशान ही नहीं है, आप पता ही नहीं कौन से पंडित जी ने कटरीना कैफ की शादी कराई, तो बात खत्म। लेकिन वो भी हाई प्रोफाइल पंडित जी है ना, मतलब वो भी अपने तो रिज्यूमे में ऐड करेंगे कि अभी पिछले महीने कटरीना कैफ की कराई थी, अब मलाइका अरोड़ा की करा दूंगा। तो वो छुपाएंगे क्यों, वो शो करेंगे, अपना बिजनेस शो करेंगे, अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L बनाएंगे ना। ठीक, बड़ा नाम बड़ा काम। जैसे आपने बोला ये जगराते के हाँ जाते, तो वो तो खुद ही बोलते हैं कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस, वो तो खुद ही शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पर है ना, मान लीजिए जिस पंडित जी को तुषार ने अपने घर में जगराते के लिए बुलाया, ये सारे CMA वाले दोस्त फैन हो गए और सबने अपने अपने घर में जगराते कराए और वही वाले सेम टू सेम पंडित जी को बुलाया, है ना। अब ये जो नवीन थे, इन्होंने क्या करा, GST डिपार्टमेंट में जाके शिकायत कर दी कि इन पंडित जी के घर में रेड डालो। बहुत जगराते करते हैं ये, बड़े बड़े चेक लेके जाते हैं, फिर पकड़ में आ जाएंगे ना। अगर नहीं शो करते हैं बात खत्म, अगर नहीं करेंगे कोई शिकायत कर देगा, पकड़ में आ जाएंगे। देन देखो, कोई भी लॉ पढ़ाया जाता है तो लॉ ये मान के चलता है आप चोरी नहीं करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, जेन्युइनली टैक्स पे करेंगे। ठीक, कोई और डाउट करिश्मा? हाँ यही कुछ भी नहीं, हाँ यही सॉल्व नहीं है। हाँ तो एक चीज जनरल प्लानिंग और ना मैंने डिफाइन किया, तो ये जिस करने का हुआ नहीं। देखिए, यहाँ GST लॉ कहता है आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें, हम सबको बिजनेस मानते हैं, लेकिन केवल बिजनेस या कंसिडरेशन या गुड्स या सर्विस होने से GST नहीं लगता ना, उस व्यक्ति को टैक्सेबल पर्सन भी तो होना होता है, वो GST रजिस्ट्रेशन भी तो आपको करवाना पड़ेगा। छोटू सेठ और मोटू सेठ, हमने एक टर्म पढ़ी थी, अगर आपका टर्नओवर लिमिट से कम है तो आप GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। बट आप ये पूछो मैं बिजनेस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, यू आर डूइंग बिजनेस। आप GST पे करोगे या नहीं पे करोगे, उनके लिए बाकी के 2 पैरामीटर भी पूरे होने चाहिए, है ना। बिजनेस आप कर रहे हो ये मानेंगे। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए अबव। एक आप फैक्ट्री चलाते हैं और फैक्ट्री में मान लीजिए मेटल इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी मेटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब जैसे हमारी इंडस्ट्री में जिंक स्लैब्स बनते थे, और जब जिंक के स्लैब मतलब इतनी बड़ी बड़ी सिल्लियां बनती थी, तो जब सिल्लियों की एनकास्टिंग होती है तो कुछ कुछ जिंक नीचे जमीन पे गिर जाता है। वो 99% प्योरिटी का जिंक होता है, लेकिन धूल मिट्टी में मिल गया, इत्ते इत्ते से टुकड़े गिर गए। अब इंडस्ट्री क्या करेगी, वो कचरे वाले को बुलाएगी कि उठा के ले जाओ सारा, कोई बेकार है फेंक दो, क्योंकि खरीदने वाला तो क्या खरीदता है, स्लैब। लेकिन इंडस्ट्री के पास वो वेस्ट इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े जो स्लैब बनाते हुए नीचे गिर गए, वो 99% प्योरिटी का जिंक है। इंडस्ट्री उसे कैसे बेचेगी, वेस्ट, स्क्रैप, है ना। क्या ये मेन काम है? नहीं, ये मेन काम नहीं है। मेन काम के अलावा भी अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो भी आपका बिजनेस है। चाहे आप बाय प्रोडक्ट बेचो, आप जॉइंट प्रोडक्ट बेचो, आप वेस्ट बेचो, आप स्क्रैप बेचो, या मान लीजिए आपका है ना एक शोरूम है और शोरूम में आपने को शोरूम का मॉडर्नाइजेशन कराना है, तो जो पुरानी लोहे की अलमारियां हैं, है ना, आप बेच रहे हो। आप बोलोगे ये थोड़ी मेरा बिजनेस है, मेरी तो मोबाइल की दुकान है, मैं तो मोबाइल बेचता हूं। GST लॉ कहता है जो आपका मेन काम है उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करो और उस काम से आप पैसा कमाओ, तो वो क्या है, आपका बिजनेस है। तो इंसिडेंटल एक्टिविटी, एंसिलरी एक्टिविटी
दैट इज ऑल बिजनेस, बिजनेस से जुड़ी। हाँ, घर का फर्नीचर सेल किया तो वो बिजनेस इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि आप ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम, एक मोबाइल की शॉप है, उस मोबाइल की शॉप में जो पुरानी लोहे की अलमारियां हैं वो बैलेंस शीट में आती होंगी या नहीं आती होंगी? शॉप की आती है ना। तो उन लोहे की अलमारियों को आप बिजनेस असेट्स मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे। और जब उन्हें बेचोगे तो क्या बोलोगे? क्या बेचा? बिजनेस असेट्स। जब आप अपने घर का फर्नीचर बेचते हो तो क्या उसका कोई कमर्शियल मोटिव होता है क्या? नहीं तो सबसे ज्यादा तो जीएसटी मम्मी पे करेगी। हर महीने इतना रद्दी निकलता है, दिवाली की इतनी सफाइयां होती है, वो बेच रही है नहीं बेच रही? बेच रही है, बट दैट इज नॉट हर बिजनेस, क्योंकि उनका कमर्शियल मोटिव नहीं है। वो घर की क्लीनिंग है, वो कमर्शियल मोटिव नहीं। ठीक है, तो एक मोटिव पर्पस हमेशा देखा जाता है। हाँ, कबाड़ी वाले का बिजनेस है, हाँ, कबाड़ी वाले को जीएसटी पे करना होगा। कबाड़ी वाला अगर उस सामान को बेचेगा तो जीएसटी पे करना होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन मान के चलते हैं, बाकी के पैरामीटर पूरे होंगे। ठीक है, तो बी में लिख लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए वेस्ट स्क्रैप। तो ध्यान रहेगा एक्सीडेंटल नहीं है, इंसिडेंटल है। एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है सहायक। ठीक है, और इंसिडेंटल का मतलब होता है जो साथ में होनी ही होती है। जैसे बाय प्रोडक्ट इंसिडेंटली मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, बाय प्रोडक्ट आप बनाते नहीं हो ना, ये तो होना ही होना है। मतलब इसको एक्सीडेंटल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक्सीडेंट दुर्घटना होती है। इंसिडेंट मतलब ये घटना होनी ही है। मेन प्रोडक्ट बनेगा तो बाय प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, जॉइंट प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, इंसिडेंटल। ठीक है, डी एक्टिविटी में आपको बता रही हूं। सी हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं हो पाएगा। डी, सप्लाई ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल असेट्स एंड सर्विसेज इन द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। मतलब आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करें या आप कोई भी पुराना बिजनेस खत्म करें, उस समय अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, आप कोई पुराना बिजनेस बंद कर रहे हैं, आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उस समय अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो वो भी आपके बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होगा। यानी एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू क्लोजर ऑफ योर बिजनेस, वो भी बिजनेस। हाँ, क्या बोल रहे हो? सेकंड वाले पॉइंट में हम मान के चलते हैं ऑनगोइंग कंसर्न का कंसेप्ट चल रहा है। हाँ, वो फर्क है। ठीक है, और जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट डी में नहीं आएंगे। डी में अगर हम बात करें तो वेस्ट स्क्रैप। हाँ, ठीक है, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली क्लास में, किसी को और कोई डाउट है ऑनलाइन जो है उन लोगों को? करिश्मा, आद्या, गोपाल, भावना, मोनिका,